10.1 परिचय। जब हम विकास की बात करते हैं तो बहुत से लोग धन के बारे में सोचते हैं। वे अक्सर विकसित राष्ट्रों के उदाहरण के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देशों का उल्लेख करते हैं। ये देश बेशुमार दौलत के लिए जाने जाते हैं। विकास अक्सर एक मजबूत अर्थव्यवस्था, उद्योगों, कई लोगों के पास कारों, अच्छी सड़कों और गगनचुंबी इमारतों जैसी ऊंची इमारतों से जुड़ा होता है। यह विचार लोकप्रिय हो गया है और कई लोगों के लिए विकास का मतलब बस बहुत सारा पैसा होना है। विकास की यह अवधारणा विकसित होने के लिए विकास के मॉडल का उपयोग करने के विचार से उत्पन्न हुई है। कई नवगठित राष्ट्रों ने पश्चिमी देशों की सफलता और धन की नकल करने की कोशिश की। हालांकि इस बात पर सहमति है कि विकास के लिए आर्थिक वृद्धि और आय का स्तर महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बात अधिक मायने रखती है वह यह है कि इस धन का उपयोग लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कितना किया जाता है। कुछ देश अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सफल रहे हैं। हालांकि केवल बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से जीवनयापन की स्थितियां बेहतर नहीं हो जाती। हम यह पता लगाएंगे कि उच्च आय स्तर को मानव जीवन में सुधार में बदलने के लिए किन परिस्थितियों या नीतियों की आवश्यकता है। यह इकाई सामाजिक और मानव विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। हम कई देशों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विकास मॉडल में मानव विकास की पृष्ठभूमि को देखकर शुरुआत करेंगे और ये मॉडल मानवीय जरूरतों को पूरा करने में कैसे विफल रहे। फिर हम मानव विकास को परिभाषित करेंगे और बताएंगे कि यह केवल आर्थिक विकास से कैसे भिन्न है। हम मानव विकास का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कारकों और मापों को भी देखेंगे। हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की मानव विकास रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे ताकि यह देखा जा सके कि विभिन्न देश कहाँ खड़े हैं। यदि कुछ देश मानव विकास हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हम इसके कारणों का पता लगाएंगे। जबकि हमारा मुख्य फोकस भारत है, हम अन्य देशों और वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर भी विचार करेंगे। आर्थिक विकास के विकास मॉडल। यह भाग विकास के बारे में मुख्य विचारों और वार्तालापों पर चर्चा करता है जो महत्वपूर्ण रहे हैं, और जब भी आर्थिक विकास पर चर्चा होती है तब भी लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। इससे पहले कि हम इस विकास मॉडल की प्रमुख विशेषताओं, सिद्धांतों और अग्रणी विचारकों के बारे में जानें, आइए जानें कि विकास का विचार दार्शनिक और वैचारिक रूप से कहां से आता है। आर्थिक विकास या बस विकास अर्थशास्त्रियों, राजनेताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और नियमित लोगों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला शब्द है, जो 20वीं शताब्दी के अंत में आम हो गया है। हालांकि यह अवधारणा पश्चिमी दुनिया में सदियों से मौजूद है। आर्थिक विकास के बारे में बात करते समय आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और विशेष रूप से औद्योगिकरण जैसे अन्य शब्दों का भी उपयोग किया गया है। विकास शब्द को आमतौर पर प्रगति से जोड़ा जाता है। प्रगति के विचार की जड़ें स्वयं विकासवाद की अवधारणा में हैं, जिसने 19वीं शताब्दी में विद्वानों को आकर्षित किया था। उदाहरण के लिए, जब अगस्टे कॉम्टे ने सामाजिक प्रगति के बारे में बात की, तो उन्होंने समाज को सरलता से जटिलता की ओर आगे बढ़ते हुए अधिक तर्कसंगत और वैज्ञानिक बनने की कल्पना की। इसका तात्पर्य गैर वैज्ञानिक परंपराओं द्वारा शासित समाजों से उन समाजों में बदलाव था जहां तर्कसंगता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रचलित था। इसलिए जब औपनिवेशिक शासन के बाद नए स्वतंत्र राष्ट्रों ने विकास का लक्ष्य रखा, तो यह धारणा प्रभावशाली थी कि उन्हें आधुनिक तर्कसंगता को अपनाने की आवश्यकता है। आधुनिकीकरण से निकटता से जुड़ी एक और अवधारणा औद्योगिकरण थी। प्रगति, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विकासवादी और रैखिक के रूप में देखी गई थी। इस प्रकार अविकसित देशों को पहले से ही विकसित देशों के विकास चरणों के समान, भले ही कृत्रिम रूप से बनाया गया हो,
एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। औद्योगिकरण के इतिहास से गुजरने के बाद विकसित देशों के पास आमतौर पर मजबूत औद्योगिक आधार थे। आय या भारी उद्योगों के संदर्भ में आर्थिक विकास की वकालत करने वाले सिद्धांत इस प्रवचन से बहुत प्रभावित थे। आइए इनमें से कुछ सिद्धांतों का संक्षेप में अन्वेषण करें। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक कई देश उपनिवेशवादी देशों की तरह ही अपने राष्ट्रों की प्रगति के लिए प्रयास कर रहे थे। इस अवधि के दौरान विभिन्न सिद्धांत सामने आए। ए सरल विकास सिद्धांत। यह विचार कि समाज विकास के विभिन्न चरणों से गुजरता है, कुछ समय से प्रचलित है। यह ऐसा है जैसे समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स ने इस बारे में बात की। एडम स्मिथ ने कहा कि समाज 4 चरणों से गुजरता है: शिकार, पशुपालन, खेती और चीजें बनाना। कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज भी 4 चरणों से गुजरता है: सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। वॉल्ट डब्ल्यू रोस्टो के पास विकास के चरणों के बारे में भी विचार थे। लोगों ने सोचा कि जिस तरह विकसित देश खेती से बड़े उद्योगों में बदल गए, वह विकासशील देशों को कुछ उपयोगी सीख दे सकता है। इससे रोस्टो के मंद सिद्धांत सामने आए। बी मॉडल बदलें। हेरोड और डोमर जैसे कुछ बुद्धिमान लोगों ने सोचा कि गरीब देशों के लिए मुख्य समस्या नई चीजें बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं होना है। तब आर्थर लुईस एक और विचार लेकर आए। उन्होंने कहा कि यदि आप कारखानों के निर्माण में निवेश करते हैं, तो ग्रामीण इलाकों से लोग बेहतर नौकरियों और जीवन के लिए शहरों की ओर रुख करेंगे। इससे खेती को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वहां वैसे भी ज्यादा लोग काम नहीं करते थे। दरअसल, इससे पीछे रह गए लोगों के लिए और भी अधिक भोजन उपलब्ध हो सकता है। जो लोग शहरों में चले गए वे अधिक पैसा कमाएंगे, जिसका अर्थ है कि वे अधिक बचत कर सकते हैं। लुईस ने सोचा कि कुछ स्थानों के विकास न होने का कारण यह था कि उन्होंने पर्याप्त बचत और निवेश नहीं किया। उनका मानना था कि कारखाने बनाने से लोगों को पैसा मिलेगा, जिसे बाद में खर्च किया जाएगा या बचाया जाएगा। इससे अधिक निवेश के लिए मांग और पैसा पैदा होगा। कारखानों से अर्जित धन को पूरी अर्थव्यवस्था में फैलाया जाना था। लेकिन तीसरी दुनिया के कई देश इन विचारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि इन पश्चिमी विचारों ने केवल अमीरों की मदद की। कुछ समय बाद नवशास्त्रीय अर्थशास्त्री इन आलोचनाओं का मुकाबला करने के लिए नए विचार लेकर आए। नवशास्त्रीय प्रतिक्रांति निर्भरता सिद्धांतों की तरह अविकसितता के लिए बाहरी ताकतों को दोषी ठहराने के बजाय नवशास्त्रीय प्रतिक्रांति का समर्थन करने वालों का मानना था कि अविकसितता भीतर से आती है। उनका तर्क है कि अविकसितता इसलिए होती है क्योंकि संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, मुख्य रूप से गलत मूल्य निर्धारण नीतियों और बहुत अधिक सरकारी हस्तक्षेप के कारण। उनका कहना है कि विकासशील देश गरीब रहते हैं क्योंकि उनकी सरकारें बहुत अधिक संलिप्त और भ्रष्ट हैं और पर्याप्त आर्थिक प्रोत्साहन नहीं है। वे मुक्त बाजारों को बढ़ावा देने और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप का सुझाव देते हैं ताकि बाजार की ताकतें विकास को आगे बढ़ा सकें। विकास के विकासोन्मुख सिद्धांतों की आलोचना, समग्र परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता। नव स्वतंत्र राष्ट्रों के पहले बैच ने विकासोन्मुख सिद्धांतों की सलाह का पालन किया। उन्होंने सोचा कि वे गरीब हैं क्योंकि वे पारंपरिक तरीकों, मुख्य रूप से निर्वाह खेती पर अड़े रहे। इसलिए उन्होंने भारत की तरह भारी उद्योगों में निवेश किया। लेकिन ये रणनीतियां अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर सकीं और आलोचना का सामना करना पड़ा, विशेषकर उन देशों से जो उपनिवेश रहे थे और अब विकास के लिए प्रयास कर रहे थे। यूरोपीय या पश्चिमी विचारों और मान्यताओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण इन सिद्धांतों की आलोचना की गई। उदाहरण के लिए, रोस्टो जैसे कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि अविकसित देशों का विकास का कोई इतिहास नहीं है क्योंकि वे अभी भी
पारंपरिक समाज चरण में थे। लेकिन औपनिवेशिक इतिहास पर नजर डालने से पता चलता है कि यह सच नहीं है। कई पारंपरिक उद्योगों को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया, जैसे भारत में सूती कपड़ा उद्योग। औपनिवेशिक इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। शास्त्रीय और नवशास्त्रीय सिद्धांत खर्च और बड़े निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन प्रकृति के नाजुक संतुलन को नुकसान पहुंचाते हैं। वे नकल के लिए विकसित पश्चिम को एक मॉडल के रूप में पेश करते हैं, जिससे असमानता पैदा होती है क्योंकि अधिक राष्ट्र कम संसाधनों पर लड़ते हैं। केवल धनी और शक्तिशाली लोग ही इन संसाधनों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे चीजें अनुचित हो जाती हैं। यद्यपि विकसित देश दुनिया की आबादी का केवल 1/4 हिस्सा बनाते हैं, फिर भी वे दुनिया के लगभग 80% संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसलिए विकासशील देशों में बहुत अधिक उपभोग का लक्ष्य रखना असंभव है, क्योंकि इसे इतने सारे लोगों के लिए कायम नहीं रखा जा सकता है। ये चिंताएं केवल लैटिन अमेरिका में निर्भरता सिद्धांतों के समर्थकों द्वारा नहीं, बल्कि सभी तीसरी दुनिया के देशों द्वारा उठाई गई थी। और जैसे जैसे अधिक जानकारी सामने आई, विशेषकर 1990 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, यह स्पष्ट हो गया कि विकास मॉडल टिकाऊ नहीं थे। पहले उल्लिखित कई सिद्धांत पूंजीवाद और विनिर्माण के पक्षधर थे, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि अतिरिक्त संपत्ति अर्जित करने से जीवन हमेशा बेहतर नहीं होता, और वह अतिरिक्त धन उतना नहीं फैला जैसा कि सोचा गया था। केवल आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों से परे, आलोचना सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी आई। जबकि कुछ नए दृष्टिकोण थे जो लोगों पर केंद्रित थे, जैसे मानव संसाधन विकास दृष्टिकोण और बुनियादी मानव आवश्यकता दृष्टिकोण। जिस तरह से लोगों ने अधिक पैसा कमाने के लिए मानवीय क्षमता के विकास को देखा, उसे मानव संसाधन विकास दृष्टिकोण कहा जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य को अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि चीजें बनाने के साधन के रूप में देखा जाता था। कल्याणवादी मॉडल और बुनियादी जरूरतों के दृष्टिकोण जैसे अन्य विचारों में लोगों को विकास से लाभान्वित होने के बजाय सक्रिय रूप से भाग लेने के रूप में देखा गया। बुनियादी जरूरतों का दृष्टिकोण भोजन, पानी और आश्रय जैसी आवश्यक चीजें प्रदान करने पर केंद्रित है। कुल मिलाकर वे मनुष्य को विकास के मुख्य बिंदु के रूप में नहीं देखते थे। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में विकास के बारे में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान से कुछ आलोचनाएं सामने आईं। इन आलोचनाओं ने विकास के बारे में बुनियादी विचारों और सोचने के तरीकों पर सवाल उठाया। उन्होंने सोचा कि प्रकृति को नियंत्रित करने और इतिहास को जिस तरह से देखा जाता है, उसके बारे में सीधे तौर पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये दृष्टिकोण विकास को एक सांस्कृतिक वार्तालाप के रूप में देखने और यह वास्तविकता को कैसे आकार देता है, इस पर केंद्रित है। इस सोच में कुछ मानवविज्ञानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकास के बारे में हमारे सोचने के पूरे तरीके पर पुनर्विचार करने या उसे तोड़ने का आह्वान करते हैं। उनका कहना है कि विकास के बारे में व्यापक बातें और विचार विकास के वास्तविक इतिहास और राजनीति को छुपाते हैं। वे कहते हैं कि विकास की बातें सोचने के एक निश्चित तरीके को सामान्य बनाती हैं और लोगों को जीवन को बेहतर बनाने के अन्य तरीकों के बारे में सोचने नहीं देती हैं। इस विकासोत्तर आलोचना में कुछ महत्वपूर्ण विचारकों में आर्टुरो एस्कोबार 1995, वोल्फगैंग सैक्स 1992 और रहनेमा और बावट्री 1997 शामिल हैं। इस तरह की आलोचना ने कई लोगों को यह सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि भलाई का वास्तव में क्या मतलब है। केवल आय या संपत्ति के राष्ट्रीय औसत को देखने से यह नहीं पता चलता कि लोगों के बीच पैसा कितना समान रूप से वितरित किया गया है। लोगों को यह एहसास होने लगा कि विकास में कल्याण के कई पहलुओं पर विचार करना चाहिए, न केवल भोजन, कपड़े और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों पर,
बल्कि लैंगिक समानता और स्थिरता जैसे मुद्दों पर भी। यह व्यापक दृष्टिकोण 1980 और 1990 के दशक में और अधिक महत्वपूर्ण हो गया। केवल प्रति व्यक्ति आय को देखने के बजाय लोगों ने समाजों की तुलना इस आधार पर करना शुरू कर दिया कि वे इन सामाजिक मुद्दों से कैसे निपटते हैं। उन्होंने पाया कि कुछ देशों में अमीर होने के बावजूद समान आय वितरण या अच्छे मानवाधिकार रिकॉर्ड नहीं थे। लोगों की समग्र भलाई को समझने के लिए कई कारकों पर विचार किया गया, जिससे मानव विकास की अवधारणा सामने आई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) 1990 में विकास के मानवीय पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला था। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) द्वारा मापी गई आर्थिक वृद्धि के महत्व को पहचानते हुए यह देखना चाहता था कि यह वृद्धि विभिन्न समाजों में मानव विकास को कैसे प्रभावित करती है या नहीं करती है। आइए परियोजना निदेशक महबूबुल हक के नेतृत्व में मानव विकास रिपोर्ट नामक इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर गौर करें। चिंतन और कार्रवाई 10.1 विकास चर्चा का एक स्पष्ट परिणाम कम विकसित देशों में न केवल प्रौद्योगिकियों के मामले में बल्कि जीवन शैली में भी विकसित देशों के तरीकों की नकल करने की इच्छा रही है। हमारे अपने भारतीय संदर्भ में संदर्भ समूह अनुकरण के लिए एक समूह अमीर और शहरी निवासी रहे हैं। धन की निशानी केवल वह पैसा नहीं है जो किसी के पास है, बल्कि वह दिखावा भी है जो दर्शाता है कि आप अमीर और आधुनिक हैं। उदाहरण के लिए भारत के ग्रामीण समाज में फूस के घर की अपेक्षा पक्के सीमेंट वाले घर को प्राथमिकता दी जाती है। तथाकथित आधुनिक और विकसित प्रौद्योगिकियों और जीवन शैली की नकल और अपनाने के ऐसे कई उदाहरण हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं। 1. क्या आपको लगता है कि वास्तुकला के लिए आधुनिक प्राथमिकताएं पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त हैं, उदाहरण के लिए विशेष रूप से गर्म रेगिस्तानी जलवायु में? 2. क्या आप नकल के अन्य तत्वों के बारे में सोच सकते हैं जो आप सोचते हैं पर्यावरण और आर्थिक रूप से अनुपयुक्त? उन्हें जरूर लिखें। 3. ग्रामीण भारत के संदर्भ में आपके अनुसार अच्छे विकास कार्यक्रम क्या हैं? इसके कुछ उदाहरण दीजिए। समझाइए कि आप क्यों सोचते हैं कि ये अच्छे उदाहरण हैं। शीर्षक: गर्म रेगिस्तानी जलवायु में आधुनिक वास्तुकला की पर्यावरणीय उपयुक्तता, एक महत्वपूर्ण परीक्षा। परिचय: वास्तुकला केवल इमारतों के निर्माण से परे सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संदर्भों को प्रतिबिंबित करते हुए मानव सभ्यता का सार प्रस्तुत करती है। समकालीन समय में जलवायु परिवर्तन और स्थिरता पर बढ़ती चिंताओं के साथ वास्तुकला के आसपास की चर्चा पर्यावरणीय उपयुक्तता की ओर केंद्रित हो गई है। हालांकि आधुनिकता और नवीनता की खोज के बीच गर्म रेगिस्तान जैसी कठोर जलवायु के साथ आधुनिक वास्तुशिल्प प्राथमिकताओं की अनुकूलता की जांच की आवश्यकता है। यह चिंतनशील विश्लेषण आधुनिक वास्तुशिल्प प्राथमिकताओं और गर्म रेगिस्तानी जलवायु में पर्यावरणीय उपयुक्तता के बीच सूक्ष्म अंतर्संबंध का पता लगाता है। गर्म रेगिस्तानी जलवायु को समझना। गर्म रेगिस्तानी जलवायु की विशेषता अत्यधिक तापमान, शुष्क परिदृश्य और न्यूनतम वनस्पति आवरण है। सहारा, अरब और थार रेगिस्तान जैसे क्षेत्र ऐसे वातावरण का उदाहरण हैं, जहां दिन के दौरान तापमान बढ़ता है और रात में गिर जाता है। इन क्षेत्रों में वास्तुशिल्प डिजाइन ऐतिहासिक रूप से जलवायु संबंधी आवश्यकताओं के जवाब में विकसित हुआ, जिसमें स्थानीय संरचनाएं मोटी मिट्टी की दीवारों, संकीर्ण गलियों और छायादार आंगनों जैसी उल्लेखनीय अनुकूलन रणनीतियों का प्रदर्शन करती हैं। आधुनिक वास्तुकला प्राथमिकताएं। पारंपरिक वास्तुशिल्प प्रतिमानों के विपरीत आधुनिक वास्तुकला अक्सर आकर्षक सौंदर्यशास्त्र, विशाल कांच के अग्रभाग और खुली मंजिल योजनाओं को प्राथमिकता देती है। प्रौद्योगिकी के आगमन ने वास्तुकारों को डिजाइन की सीमाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया है,
जो अक्सर संरचनाओं को उनके तात्कालिक जलवायु संदर्भों से अलग कर देते हैं। कांच की गगनचुंबी इमारतें, स्टील फ्रेम वाली इमारतें और न्यूनतम डिजाइन शहरी परिदृश्य पर हावी हैं, जो समकालीन वास्तुशिल्प प्रवृत्तियों का प्रतीक है। पर्यावरणीय निहितार्थ। जबकि आधुनिक वास्तुकला नवीनता और अवांट-गार्डे डिजाइन का परिचय देती है, गर्म रेगिस्तानी जलवायु के साथ इसकी अनुकूलता प्रासंगिक पर्यावरणीय चिंताओं को जन्म देती है। कांच के अग्रभाग, जो आधुनिक इमारतों में सर्वव्यापी हैं, गर्मी को बढ़ाते हैं, जिससे शीतलन प्रयोजनों के लिए अधिक ऊर्जा की खपत होती है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर निर्भरता ऊर्जा संसाधनों पर और दबाव डालती है और कार्बन उत्सर्जन में योगदान करती है, जिससे पर्यावरणीय गिरावट का चक्र कायम रहता है। इसके अलावा न्यूनतर डिजाइन पर जोर अक्सर स्थानीय वास्तुकला में प्रचलित निष्क्रिय शीतलन तकनीकों के समावेश को दरकिनार कर देता है। पारंपरिक रेगिस्तानी आवासों में निहित पवन टॉवर, छायादार आंगन और पृथ्वी आश्रय निर्माण जैसी विशेषताएं आधुनिक वास्तुशिल्प प्रथाओं में कम उपयोग की जाती हैं। नतीजतन इमारतें थर्मल आराम के लिए प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करने में विफल रहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अस्थिर ऊर्जा खपत होती है और इंडोर पर्यावरणीय गुणवत्ता से समझौता होता है। सामाजिक सांस्कृतिक विचार। पर्यावरणीय प्रभावों से परे स्थानीय वास्तुकला प्रथाओं से विचलन सामाजिक सांस्कृतिक निहितार्थ रखता है। पारंपरिक रेगिस्तानी समुदायों ने अपने परिवेश के साथ सहजीवी संबंध को बढ़ावा दिया, ऐसे आवास तैयार किए जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सहजता से एकीकृत हो गए। सांप्रदायिक स्थान, जटिल ज्यामितीय पैटर्न और मिट्टी के रंग सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं, जो अपनेपन और निरंतरता की भावना को बढ़ावा देते हैं। इसके विपरीत आधुनिक वास्तुशिल्प प्राथमिकताएं, जो अक्सर सौंदर्य और कार्यक्षमता के वैश्विक मानकों से प्रेरित होती हैं, निर्मित वातावरण को एकरूप बनाने और स्थानीय पहचान को नष्ट करने का जोखिम उठाती हैं। कांच और स्टील की संरचनाओं का प्रसार दृष्टिबाधित होते हुए भी निवासियों को उनकी सांस्कृतिक विरासत से अलग कर सकता है और सामाजिक एकता को बाधित कर सकता है। इसके अतिरिक्त समकालीन वास्तुशिल्प सौंदर्य शास्त्र से जुड़ी विशिष्टता सामाजिकार्थिक असमानताओं को कायम रख सकती है, जिससे गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में कमजोर समुदाय और भी हाशिए पर जा सकते हैं। लचीलापन और अनुकूलन। आधुनिक वास्तुशिल्प प्राथमिकताओं की आलोचनाओं के बीच टिकाऊ डिजाइन और लचीली वास्तुकला की दिशा में एक बढ़ता आंदोलन मौजूद है। आर्किटेक्ट और शहरी नियोजक तेजी से प्रासंगिक प्रतिक्रिया की अनिवार्यता को पहचान रहे हैं और स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाले जैव जलवायु डिजाइन सिद्धांतों की वकालत कर रहे हैं। निष्क्रिय सौर डिजाइन, हरी छतें और प्राकृतिक वेंटिलेशन सिस्टम जैसी अवधारणाएं जोर पकड़ रही हैं, जो गर्म रेगिस्तानी जलवायु में इमारतों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने का वादा करती हैं। इसके अलावा सामग्री विज्ञान और निर्माण तकनीकों में प्रगति नवाचार और अनुकूलन के अवसर प्रदान करती है। पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री के विकास से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के एकीकरण तक आधुनिक वास्तुकला के प्रक्षेप पथ में स्थिरता की दिशा में एक आदर्श बदलाव देखा जा रहा है। पर्यावरण के प्रति जागरूक डिजाइन प्रथाओं की दिशा में इस परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरों, नीति निर्माताओं और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं। निष्कर्षतः गर्म रेगिस्तानी जलवायु में आधुनिक वास्तुकला की पर्यावरणीय उपयुक्तता के बारे में चर्चा बहुआयामी और सूक्ष्म है। जबकि आधुनिक वास्तुशिल्प प्राथमिकताओं ने निर्मित वातावरण में निर्विवाद रूप से क्रांति ला दी है, कठोर जलवायु परिस्थितियों के साथ उनकी अनुकूलता पर विवाद बना हुआ है। सौंदर्य शास्त्र और कार्यक्षमता, नवीनता और परंपरा के बीच विरोधाभास, प्रचलित डिजाइन प्रतिमानों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए
अंतःविषय संवाद को बढ़ावा देना और वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। पारिस्थितिक प्रबंधन और सांस्कृतिक संरक्षण के साथ तकनीकी नवाचार को समेटकर आर्किटेक्ट ऐसे निर्मित वातावरण तैयार कर सकते हैं जो न केवल दृश्य रूप से मनोरम हो, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और सामाजिक रूप से समावेशी भी हों। गर्म रेगिस्तानी जलवायु की कठिन परिस्थितियों में वास्तुकला का विकास एक चौराहे पर खड़ा है, जो एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करता है जहां रूप वास्तव में कार्य करता है और सुंदरता लचीलेपन के साथ मिलती है। शीर्षक: अनुकरण में पर्यावरणीय और आर्थिक अनुपयुक्तता की खोज, एक प्रतिबिंब। परिचय: इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे पर्यावरण और आर्थिक रूप से अनुपयुक्त नकल के तत्वों पर विचार करने का काम सौंपा गया है। मैं खुद को एक बहुआयामी चर्चा में उलझा हुआ पाता हूँ। आज की दुनिया में, जहाँ स्थिरता तेजी से सर्वोपरि होती जा रही है, कुछ प्रथाओं या व्यवहारों का अनुकरण करने के प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य अनुकरण के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना है। उन पहलुओं की पहचान करना है जो पर्यावरणीय गिरावट और आर्थिक अक्षमता में योगदान करते हैं। इन तत्वों की आलोचनात्मक जांच करके हम अधिक सूचित निर्णय लेने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। पर्यावरणीय अनुपयुक्तता। नकल को अक्सर चापलूसी या दक्षता के साधन के रूप में देखा जाता है, लेकिन कभी-कभी प्रतिकूल पर्यावरणीय परिणाम भी हो सकते हैं। नकल का एक महत्वपूर्ण पहलू जिसकी जांच की आवश्यकता है, वह औद्योगिक प्रक्रियाओं की प्रतिकृति है जो स्थिरता पर आउटपुट को प्राथमिकता देती है। उदाहरण के लिए, विनिर्माण प्रक्रियाओं का अनुकरण करने वाले उद्योग जो जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर हैं, वायु प्रदूषण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं का अनुकरण न केवल पर्यावरणीय क्षरण को कायम रखता है, बल्कि स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर परिवर्तन में भी बाधा डालता है। इसके अलावा, मोनोकल्चर कृषि पद्धतियों की नकल एक और पर्यावरणीय चिंता प्रस्तुत करती है। मोनोक्रॉपिंग एक सामान्य कृषि नकल, जिसमें बड़े क्षेत्रों में एक ही फसल की खेती शामिल है। हालांकि यह अभ्यास शुरू में पैदावार को बढ़ावा दे सकता है और उत्पादन को सुव्यवस्थित कर सकता है, लेकिन इससे अक्सर मिट्टी का क्षरण, जैव विविधता की हानि और कीटों और बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। मिट्टी के स्वास्थ्य, जल संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करने पर मोनोकल्चर कृषि की पर्यावरणीय अनुपयुक्तता स्पष्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता के बेकार व्यवहार का अनुकरण अत्यधिक उपभोग और संसाधनों की कमी की संस्कृति को कायम रखता है। उदाहरण के लिए, तेज फैशन प्रवृत्तियों द्वारा प्रचारित डिस्पोजेबल जीवन शैली का अनुकरण करने से कपड़ा अपशिष्ट, सिंथेटिक फाइबर से प्रदूषण और पानी और भूमि जैसे सीमित संसाधनों के शोषण में योगदान होता है। अस्थिर उपभोग पैटर्न का अनुकरण करके व्यक्ति और उद्योग पर्यावरणीय गिरावट को बढ़ाते हैं और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रगति में बाधा डालते हैं। आर्थिक अनुपयुक्तता। पर्यावरणीय चिंताओं के अलावा नकल के कुछ तत्व आर्थिक रूप से अनुपयुक्त भी हो सकते हैं, अक्षमताओं को कायम रख सकते हैं और सतत विकास में बाधा बन सकते हैं। ऐसा ही एक तत्व पुरानी या अकुशल प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं की नकल है। जबकि नकल अपनाने का एक शॉर्टकट प्रदान कर सकती है, अप्रचलित प्रौद्योगिकियों या प्रक्रियाओं की नकल उद्योगों को अक्षमता और ठहराव के चक्र में बंद कर सकती है। उदाहरण के लिए, मैनुअल श्रम और पुरानी मशीनरी पर निर्भर पारंपरिक विनिर्माण विधियों की नकल करना शुरू में लागत प्रभावी लग सकता है, लेकिन अंततः उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार में बाधा डाल सकता है। इसके अलावा, अस्थिर व्यापार मॉडल और आर्थिक प्रतिमानों की नकल दीर्घकालिक आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए,
कई उद्योगों में प्रचलित हर कीमत पर विकास की मानसिकता का अनुकरण करने से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, पर्यावरणीय गिरावट और सामाजिक असमानता हो सकती है। इस तरह का अनुकरणात्मक व्यवहार उत्पादन की वास्तविक लागतों का हिसाब देने में विफल रहता है और लचीली अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता के महत्व की उपेक्षा करता है। इसके अलावा अल्पकालिक लाभ अधिकतमकरण रणनीतियों की नकल अक्सर व्यावसायिक निर्णयों के व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को नजरअंदाज कर देती है। उदाहरण के लिए, शिकारी मूल्य निर्धारण रणनीति या शोषणकारी श्रम प्रथाओं का अनुकरण करने से तत्काल वित्तीय लाभ मिल सकता है, लेकिन उपभोक्ता विश्वास को कम करके, ब्रांड प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाकर और नियामक जांच को उकसाकर दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता को कमजोर किया जा सकता है। सतत विकास और हितधारकों की भलाई पर अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देकर नकलची व्यवसाय अपनी दीर्घकालिक समृद्धि से समझौता करने और आर्थिक अस्थिरता में योगदान करने का जोखिम उठाते हैं। चिंतन और कार्रवाई। नकल के कुछ तत्वों की पर्यावरणीय और आर्थिक अनुपयुक्तता पर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थिरता और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श बदलाव आवश्यक है। मौजूदा प्रथाओं या व्यवहारों की आंख बंद करके नकल करने के बजाय व्यक्तियों, व्यवसायों और नीति निर्माताओं को अपने कार्यों के पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों का गंभीरता से मूल्यांकन करना चाहिए। इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों के अंतर्संबंध पर विचार करता है और संतुलन और सद्भाव के लिए प्रयास करता है। पर्यावरणीय अनुपयुक्तता को संबोधित करने का एक तरीका पर्यावरण नवाचार और टिकाऊ प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना है। स्वच्छ ऊर्जा, संसाधन कुशल विनिर्माण और पुनर्योजी कृषि में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करके समाज ऐसे नवीन समाधानों के उद्भव को प्रोत्साहित कर सकते हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए पर्यावरणीय प्रभावों को कम करते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा, जागरूकता अभियानों और नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थायी उपभोग और उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देने से सामाजिक मानदंडों को बेकार नकल से दूर सावधानीपूर्वक उपभोग और संसाधनों के प्रबंधन की ओर स्थानांतरित करने में मदद मिल सकती है। इसी तरह आर्थिक अनुपयुक्तता को संबोधित करने के लिए अल्पकालिक लाभ पर दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता देने के लिए पारंपरिक व्यापार मॉडल और आर्थिक प्रतिमानों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसमें व्यावसायिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पर्यावरण और सामाजिक विचारों को एकीकृत करना, परिपत्र अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को अपनाना और मूल्य निर्माण के लिए हितधारक केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाना शामिल है। जिम्मेदार नवाचार और कॉरपोरेट नागरिकता की संस्कृति को बढ़ावा देकर व्यवसाय पर्यावरण की सुरक्षा और सामाजिक समानता को बढ़ावा देते हुए आर्थिक समृद्धि में योगदान दे सकते हैं। अंत में पर्यावरण और आर्थिक रूप से अनुपयुक्त नकल के तत्वों पर चिंतन स्थिरता और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय उपायों के महत्व को रेखांकित करता है। अनुकरणीय व्यवहारों के पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों की गंभीर जांच करके हम सकारात्मक बदलाव के अवसरों की पहचान कर सकते हैं और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक रास्ता तैयार कर सकते हैं। सामूहिक कार्रवाई, नवाचार और सावधानीपूर्वक निर्णय लेने के माध्यम से हम सकारात्मक परिवर्तन लाने और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए अनुकरण की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं जो पारिस्थितिक रूप से संतुलित, आर्थिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से न्यायसंगत हो। शीर्षक: ग्रामीण भारत को आगे बढ़ाना, अनुकरणीय विकास कार्यक्रम। ग्रामीण भारत के परिदृश्य में विकास कार्यक्रम समुदायों के उत्थान, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पहलों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से लेकर शैक्षिक अभियान तक शामिल हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण आबादी के सामने आने वाली बहुमुखी चुनौतियों का समाधान करना है। इस चिंतनशील विश्लेषण में हम ग्रामीण भारत में अनुकरणीय विकास कार्यक्रमों के चयन पर गौर करेंगे, स्थायी प्रगति को आगे बढ़ाने में उनके प्रभाव,
प्रभावकारिता और महत्व की जांच करेंगे। 1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। मनरेगा विश्व स्तर पर सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है, जो लाखों ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करता है। 2005 में अधिनियमित यह योजना ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देती है, मुख्य रूप से संपत्ति निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका महत्व हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेषकर महिलाओं और दलितों को आर्थिक अवसर और वित्तीय स्थिरता प्रदान करके सशक्त बनाने की क्षमता में निहित है। सड़क निर्माण, जल संरक्षण और वनीकरण जैसी श्रम केंद्रित परियोजनाओं पर जोर देकर मनरेगा न केवल रोजगार पैदा करता है बल्कि ग्रामीण विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में सामाजिक ऑडिट और सार्वजनिक सुनवाई जैसे पारदर्शिता तंत्र शामिल हैं, जो जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं और जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करते हैं। 2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। 2011 में लॉन्च किए गए NRLM का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों SHG और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाकर गरीबी को कम करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करके NRLM ग्रामीण उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने और बाजारों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा कार्यक्रम SHG के भीतर सामूहिक निर्णय लेने और आपसी समर्थन के माध्यम से सामाजिक पूंजी और सामुदायिक एकजुटता को बढ़ावा देता है। NRLM की सफलता गरीबी उन्मूलन के लिए इसके समग्र दृष्टिकोण, स्थायी आजीविका बनाने के लिए वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और उद्यम संवर्धन को एकीकृत करने में निहित है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन पर NRLM का ध्यान लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के व्यापक एजेंडे के साथ संरेखित है, जो ग्रामीण समुदायों के समग्र सामाजिकार्थिक विकास में योगदान देता है। 3. प्रधानमंत्री आवास योजना PMA। 2015 में शुरू की गई PMAY का लक्ष्य 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को किफायती आवास प्रदान करना है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आवास जरूरतों को पूरा किया जा सके। घर के निर्माण और नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी की पेशकश करके PMAY न केवल जीवन स्तर को बढ़ाता है बल्कि ग्रामीण परिवारों के बीच संपत्ति निर्माण और धन संचय को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा कार्यक्रम महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे कमजोर समूहों को प्राथमिकता देता है, आवास संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है और आश्रय प्रावधान में असमानताओं को कम करता है। लाभार्थियों की भागीदारी और सामुदायिक भागीदारी पर PMAY का जोर स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे आवास बुनियादी ढांचे के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्यों SDG, विशेष रूप से लक्ष्य 11 टिकाऊ शहर और समुदाय के साथ PMAY का संरेखण समावेशी और लचीली ग्रामीण बस्तियों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। 4. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM। 2005 में लॉन्च किए गए NRHM का उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक रोगों और गैर संचारी रोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण आबादी को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने और निवारक और प्रोत्साहन स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करके NRHM विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर समूहों के बीच रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना चाहता है। इसके अतिरिक्त NRHM ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों VHSC और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आशा
की स्थापना के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी और विकेंद्रीकृत निर्णय लेने पर जोर देता है, जिससे जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की प्रतिक्रिया और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। स्वास्थ्य देखभाल वितरण के लिए NRHM का एकीकृत दृष्टिकोण, जिसमें निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं, ग्रामीण समुदायों के समग्र स्वास्थ्य परिणामों और कल्याण को बढ़ाता है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और स्वास्थ्य इक्विटी की प्राप्ति में योगदान देता है। निष्कर्ष। अंत में, उपरोक्त विकास कार्यक्रम भारत में ग्रामीण विकास की जटिल चुनौतियों से निपटने में समावेशी और भागीदारी दृष्टिकोण की परिवर्तनकारी क्षमता का उदाहरण देते हैं। रोजगार सृजन पर मनरेगा के फोकस से लेकर आजीविका संवर्धन पर NRLM के जोर तक, ये पहल समानता, स्थिरता और सशक्तिकरण के सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। संसाधनों, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक भागीदारी का लाभ उठाकर इन कार्यक्रमों ने ग्रामीण भारत में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में उल्लेखनीय सफलता प्रदर्शित की है। हालांकि उनकी उपलब्धियों के बावजूद मौजूदा असमानताओं को दूर करने, कार्यक्रम की प्रभावशीलता बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हस्तक्षेपों के स्थायी प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। निरंतर नवाचार, सहयोग और अनुकूली प्रबंधन के माध्यम से भारत अपने ग्रामीण समुदायों के लिए अधिक समावेशी, लचीला और समृद्ध भविष्य बनाने के लिए इन अनुकरणीय मॉडल का निर्माण कर सकता है। 1990 की मानव विकास रिपोर्ट कई रिपोर्टों में से पहली थी जिसने विकास का ध्यान लोगों की ओर स्थानांतरित कर दिया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि विकास को लोगों को केवल आय से परे अधिक विकल्प प्रदान करना चाहिए, जैसे कि लंबा जीवन, शिक्षा, स्वतंत्रता, सुरक्षा, सामुदायिक भागीदारी और मानवाधिकार। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि लोग सिर्फ पैसे के बारे में नहीं हैं। इन रिपोर्टों का उद्देश्य विकास के उन पहलुओं को उजागर करना है जो मनुष्यों पर केंद्रित हैं, न कि विकास मॉडल जैसे किसी विशिष्ट विकास मॉडल का प्रस्ताव करना। इसके बजाय उनका लक्ष्य विभिन्न देशों के वास्तविक अनुभवों का विश्लेषण करना और किसी विशेष मॉडल का प्रचार या समर्थन किए बिना नीति निर्माताओं के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। ये रिपोर्टें मानव विकास नीतियों को मापने और उनका विश्लेषण करने में योगदान देती हैं। जबकि पहली रिपोर्ट ने मानव विकास की अवधारणा पेश की, बाद की रिपोर्टों ने विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को संबोधित किया। उदाहरण के लिए, नवीनतम रिपोर्ट आज की विविध दुनिया में सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर जोर देती है, जिसका लक्ष्य सांस्कृतिक विविधता और स्वतंत्रता जैसे जटिल विचारों को समझना और उनकी मात्रा निर्धारित करना है। 2004 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, मानव विकास स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और स्वतंत्रता से परे है। इसमें लोगों की सांस्कृतिक पहचान को पहचानना और समायोजित करना भी शामिल है, जिससे उन्हें बिना किसी भेदभाव के इन पहचानों को व्यक्त करने की अनुमति मिलती है। सांस्कृतिक स्वतंत्रता को एक मानव अधिकार और विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है, जिस पर सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आइए UNDP.org पर सूचीबद्ध 1990 से 2004 तक मानव विकास रिपोर्ट के विभिन्न विषयों और फोकस पर नजर डालें। 1990 मानव विकास को समझना। यह रिपोर्ट इस बारे में बात करती है कि धन वृद्धि लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। यह सब व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने और विकास के साथ उनका जीवन कैसे बेहतर होता है इसके बारे में है। रिपोर्ट इस बात पर गौर करती है कि मानव विकास का क्या मतलब है और हम इसे कैसे माप सकते हैं। इसे मापने का एक नया तरीका सुझाया गया है। 1991 मानव विकास के लिए भुगतान। मानव विकास के लिए वास्तविक समस्या आम तौर पर पर्याप्त धन न होना नहीं है, बल्कि नेताओं की ओर से पर्याप्त प्रतिबद्धता न होना है। यह 1991 की मानव विकास रिपोर्ट का मुख्य विचार है, जो इस श्रृंखला की दूसरी रिपोर्ट है। 1992
विश्व का मानव विकास। आजकल सबसे अमीर 20% लोग सबसे गरीब 20% से 150 गुना अधिक कमाते हैं। यह रिपोर्ट इसे बदलने के दो तरीके सुझाती है। सबसे पहले, देशों को अपने लोगों और प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक निवेश करना चाहिए। इससे उन्हें कुछ एशियाई देशों की तरह विश्व बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल सकती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव होने चाहिए, जैसे संगठनों का पुनर्गठन और संयुक्त राष्ट्र में एक विशेष परिषद बनाना। 1993 लोग शामिल हो रहे हैं। यह रिपोर्ट देखती है कि लोग अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं में कितने शामिल हैं। यह 3 मुख्य तरीकों के बारे में बात करता है जिनसे लोग भाग ले सकते हैं। ऐसे बाजार होने से जो उनकी मदद करते हैं, स्थानीय सरकारें हैं जो उन्हें शक्ति देती हैं, और सामुदायिक समूहों, विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों में शामिल होकर। यह अधिक से अधिक लोगों के काम से बाहर होने की स्थिति से निपटने के तरीके भी सुझाता है। 1994 सुरक्षा का एक नया विचार। यह रिपोर्ट सुरक्षा के बारे में सोचने के एक नए तरीके के बारे में बात करती है। इसे केवल भूमि के बजाय लोगों के बारे में और प्रगति करने के बारे में देखती है, न कि केवल हथियार रखने के बारे में। यह सुरक्षा के बारे में स्थानीय और वैश्विक दोनों चिंताओं को देखता है। 1995 लिंग और विकास। यह रिपोर्ट देखती है कि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के लिए चीजें कैसे बदल गई हैं और महिलाएं क्या कर सकती हैं और उन्हें क्या करने की अनुमति है के बीच अभी भी कितना बड़ा अंतर है। यह देशों को पुरुषों और महिलाओं के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, इसके आधार पर रैंकिंग देने के 2 नए तरीके पेश करता है और इस बारे में बात करता है कि कैसे महिलाओं के काम को अक्सर महत्व नहीं दिया जाता है। अंत में, यह अगले 10 वर्षों में महिलाओं के लिए चीजों को और अधिक समान बनाने के लिए 5 विचार प्रस्तुत करता है। 1996 आर्थिक विकास और मानव विकास। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर आर्थिक विकास को अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह मानव विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे नौकरियां नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं कहेगा, कठोरता, अस्थिरता और भविष्य के लिए आशा की कमी हो सकती है। इसलिए यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ती है, बल्कि यह गुणवत्ता के मामले में कैसे बढ़ती है, जो गरीबी को कम करने, मानव विकास में सुधार और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मायने रखती है। 1997 गरीबी उन्मूलन के लिए मानव विकास। हर जगह गरीबी से छुटकारा पाना कोई अच्छा काम नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे हम वास्तव में कर सकते हैं। यह 1997 में मानव विकास रिपोर्ट का मुख्य विचार है। दुनिया के पास एक पीढ़ी से भी कम समय में गरीबी मुक्त दुनिया बनाने के लिए संसाधन और ज्ञान है। 1998 मानव विकास के लिए उपभोग। आज दुनिया बहुत अधिक उपभोग और उत्पादन करती है और प्रौद्योगिकी और सूचना में बहुत अधिक शक्ति और क्षमता है। बड़े अवसर हैं। एक सदी तक भौतिक चीजों में बहुत अधिक वृद्धि के बाद, क्या नेताओं और लोगों के पास 21वीं सदी में निष्पक्ष और अधिक मानवीय प्रगति का लक्ष्य रखने और उसे प्राप्त करने की दृष्टि होगी? 1999 में मानवीय स्पर्श के साथ वैश्वीकरण की बात हुई थी। इसका मतलब यह है कि दुनिया बाजार, प्रौद्योगिकी, विचारों और वैश्विक स्तर पर एक दूसरे का समर्थन करने वाले लोगों जैसी चीजों के माध्यम से अधिक जुड़ रही थी। लेकिन चिंता थी कि इस वैश्विक कनेक्शन के लाभों को उचित रूप से साझा नहीं किया जा रहा था और यह मुख्य रूप से कंपनियों के मुनाफे को लाभ पहुंचा रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्वीकरण कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब यह इसे प्रबंधित करने के लिए हमारे पास मौजूद नियमों और प्रणालियों की तुलना में तेजी से हो रहा है और यह लोगों को कैसे प्रभावित करता है। 2000 में मानव विकास रिपोर्ट ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि मानव अधिकार वास्तव में विकास के लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं।
इसमें कहा गया कि विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक वृद्धि से कहीं अधिक है। यह सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि सभी के अधिकारों का सम्मान किया जाए और समाज में निष्पक्षता हो। 2001 में रिपोर्ट में देखा गया कि नई प्रौद्योगिकियां विकास कार्यों के तरीके को कैसे बदल रही हैं। प्रौद्योगिकी लोगों को पहले से कहीं अधिक तेजी से जुड़ने और सीखने में मदद कर रही है, जिसका अर्थ है कि प्रगति पहले की तुलना में बहुत तेजी से हो सकती है। 2002 में रिपोर्ट में कहा गया कि विकास को सफल बनाने के लिए राजनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अर्थशास्त्र। यह तर्क दिया गया कि दीर्घावधि में गरीबी को कम करने के लिए गरीब लोगों को चीजों को चलाने के तरीके में अपनी बात कहने की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका समाज के सभी स्तरों पर मजबूत और निष्पक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना है। 2003 में आई रिपोर्ट में दुनिया भर में विकास में बड़े अंतर की बात की गई थी। कुछ स्थानों में बहुत सुधार हो रहा है, जबकि अन्य में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रहा है। इसमें कहा गया कि दुनिया को अधिक स्थिर और निष्पक्ष बनाने के लिए अमीर और गरीब सभी देशों को मिलकर काम करने और वैश्विक विकास की योजना बनाने की जरूरत है। 2004 में रिपोर्ट विविध दुनिया में सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर केंद्रित थी। इसमें कहा गया कि केवल लोकतंत्र और आर्थिक विकास होना ही पर्याप्त नहीं है, हमें लोगों की विभिन्न संस्कृतियों और मान्यताओं का भी सम्मान करने की आवश्यकता है। नीतियों को विविधता और स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहिए ताकि हर कोई अपनी पहचान व्यक्त कर सके और बिना किसी भेदभाव के समाज में भाग ले सके। उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि रिपोर्टों का उद्देश्य मानव विकास में शामिल कई पहलुओं और विकल्पों को शामिल करना है। मानव विकास के विभिन्न पक्षों को दिखाने के लिए समय समय पर विभिन्न उपायों का निर्माण किया गया है। ये रिपोर्टें दिखाती हैं कि कैसे विकास लोगों के सामने आने वाली बदलती परिस्थितियों और विकल्पों को संबोधित करता है। अब आइए देखें कि वास्तव में मानव विकास का क्या अर्थ है। मानव विकास क्या है? मानव विकास उन सभी चीजों के बारे में है जो एक व्यक्ति को मानव बनाती हैं, न कि केवल उन चीजों के बारे में जो उन्हें जीवित रहने के लिए चाहिए, जैसे कि भोजन, कपड़े, आश्रय और स्वास्थ्य। यह गरिमा, सार्वजनिक रूप से शर्म महसूस किए बिना दूसरों के साथ बातचीत करने की क्षमता के बारे में भी है। यह लोगों के विकल्पों का विस्तार करने के बारे में है। आय को अंतिम लक्ष्य के रूप में देखने के बजाय मानव विकास इसे लोगों के विकास को प्राप्त करने के एक तरीके के रूप में देखता है। अतीत में विकास मॉडल पूरी तरह से आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते थे, यह मानते हुए कि इससे स्वचालित रूप से मानव प्रगति होती है। लेकिन मानव विकास अलग तरह से सोचता है। यह लोगों की पसंद को व्यापक बनाने और उनकी भलाई में सुधार लाने पर जोर देता है। मानव विकास में दो मुख्य बातें शामिल हैं: लोगों की क्षमताओं का निर्माण, जैसे बेहतर स्वास्थ्य या ज्ञान, और वे इन क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं। पहले के सिद्धांतों के विपरीत, मानव विकास केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और पैसा कमाने से परे है। यह लोगों को अपने जीवन के बारे में विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है, इसलिए वे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है। इसके अलावा मानव विकास केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बारे में नहीं है, यह विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के बारे में भी है। यह दृष्टिकोण कम विकसित और अत्यधिक विकसित दोनों देशों पर लागू होता है। बॉक्स 10.1 मानव विकास का क्या अर्थ है? मानव विकास का अर्थ है लोगों को अधिक विकल्प देना। ये विकल्प अनंत हो सकते हैं और समय के साथ बदलते भी रह सकते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकास का चरण क्या है। हर किसी के पास 3 मुख्य विकल्प होने चाहिए: एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीना, नई चीजें सीखना, और एक सभ्य जीवन के लिए उन्हें जो चाहिए वह प्राप्त करना। इन बुनियादी बातों के बिना कई अन्य अवसर पहुंच से बाहर हो जाते हैं। लेकिन मानव विकास सिर्फ इन बुनियादी बातों से परे है।
बहुत से लोग अन्य विकल्प भी चाहते हैं, जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में स्वतंत्रता, रचनात्मक और उपयोगी होने के अवसर, और अपने बारे में अच्छा महसूस करने की क्षमता और अपने मानवाधिकारों की रक्षा करना। मानव विकास के दो भाग हैं। सबसे पहले, यह बेहतर स्वास्थ्य, ज्ञान और कौशल जैसी क्षमताओं के निर्माण के बारे में है। फिर, यह उन क्षमताओं का उपयोग करने के बारे में है, चाहे मनोरंजन के लिए, काम के लिए या समाज में शामिल होने के लिए। यदि ये दोनों भाग अच्छी तरह से संतुलित नहीं होते हैं, तो लोग वास्तव में निराश महसूस कर सकते हैं। मानव विकास के इस विचार के अनुसार, पैसा केवल एक ऐसी चीज है जिसे लोग चाहते हैं, हालांकि यह महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। इसलिए, विकास का अर्थ केवल अधिक पैसा कमाना और अधिक सामान रखना ही नहीं होना चाहिए। इसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्रोत: मानव विकास रिपोर्ट, 1990। मानव विकास को मापना। लोगों द्वारा चुने गए विकल्पों को समझना महत्वपूर्ण है। ये विकल्प उनके रहने के समय और स्थान के साथ साथ उनकी संस्कृति से भी प्रभावित होते हैं। कुछ विकल्प अजीब लग सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मानव विकास रिपोर्टों ने इन विकल्पों के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन अगर विकल्प संस्कृति से संस्कृति में बहुत भिन्न होते हैं, तो क्या हम वास्तव में उन्हें माप सकते हैं और तुलना कर सकते हैं? 1990 की रिपोर्ट ने लोगों द्वारा चुने गए विकल्पों की पूरी श्रृंखला दिखाने की चुनौती को पहचाना। इसमें कहा गया है कि बहुत सारे संकेतक होने से चीजें भ्रमित हो सकती हैं और नीति निर्माताओं का ध्यान भटक सकता है। इसलिए मुख्य बात यह है कि उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। प्रारंभ में तुलना के लिए 3 मुख्य संकेतकों का उपयोग किया गया था: दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तर। दीर्घायु यह देखती है कि लोग कितने समय तक जीवित रहते हैं, आम तौर पर जन्म से शुरू होता है। ज्ञान के लिए साक्षरता दर महत्वपूर्ण है, भले ही इस बात पर बहस चल रही है कि किस प्रकार की साक्षरता मायने रखती है और यह कितनी अच्छी है। फिर भी साक्षरता एक अच्छा आरंभिक बिंदु है। जब जीवन स्तर की बात आती है, तो संकेतक ढूंढना मुश्किल होता है। हमें भूमि स्वामित्व, धन तक पहुंच और अन्य संसाधनों जैसी चीजों पर डेटा की आवश्यकता है। लेकिन आय के अलावा यह डेटा प्राप्त करना कठिन है। और यहाँ तक कि आय भी पूरी तस्वीर नहीं दिखाती है, खासकर जब से इसका औसत अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर होता है। हालांकि यह देखने से कि लोग वास्तव में अपनी आय से क्या खरीद सकते हैं, इसका वास्तविक मूल्य समझने में मदद मिलती है। इन संकेतकों के साथ एक बड़ा मुद्दा यह है कि इन्हें अक्सर राष्ट्रीय औसत के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन ये औसत समाज में मौजूद बड़े अंतरों को नहीं दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, पुरुष और महिला साक्षरता दर के साथ साथ अमीर और गरीब लोगों के बीच बड़ा अंतर है। ये अंतर अन्य क्षेत्रों में भी मौजूद हैं, जैसे स्वास्थ्य, लोग कितने समय तक जीवित रहते हैं, और आय। इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। यदि असमानता को औसत को कम सार्थक बनाने के रूप में देखा जाता है, तो हम असमानता के उपायों का उपयोग करके इसे समायोजित कर सकते हैं। ये समायोजन बदल सकते हैं कि हम किसी देश के प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे करते हैं। जब हम मानव कल्याण के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों, जैसे सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और लोग कैसे बातचीत करते हैं, के बारे में सोचते हैं, तो चीजें और भी पेचीदा हो जाती हैं। इन श्रेणियों को परिभाषित करना कठिन है और उन्हें मापना और भी कठिन है। इस पर अधिक जानकारी के लिए बॉक्स 10.2 देखें। बॉक्स 10.2 सांस्कृतिक स्वतंत्रता को मापना। अब तक सांस्कृतिक आंकड़े मुख्य रूप से फिल्मों, किताबों और नाटकों जैसी सांस्कृतिक सामग्री बनाने और उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करते थे।
लेकिन क्या हम सांस्कृतिक स्वतंत्रता और इसके विपरीत को माप सकते हैं, जब लोगों को जीवन के कुछ तरीकों से वंचित कर दिया जाता है और उनकी जातीयता, भाषा या धर्म के कारण सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से बाहर रखा जाता है? जीवन बहिष्कार के तरीकों को मापना। भाषा, धर्म, इतिहास, पहनावा, रीति रिवाज, समारोह, भोजन और मूल्य जैसी विभिन्न चीजें एक साथ मिलकर सांस्कृतिक पहचान बनाती हैं। इन चीजों का उपयोग कुछ सांस्कृतिक पहचानों को बाहर करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे भाषा के नियम, विभिन्न धर्मों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, स्कूल की शिक्षाएं और समाज का रवैया। हम इन मुद्दों पर जानकारी एकत्र कर सकते हैं, लेकिन हम आम तौर पर ऐसा नहीं करते हैं। और अगर हमने किया भी, तो उस जानकारी को उपयोगी संख्याओं में बदलना मुश्किल है। ऐसा करने का एक तरीका यह हो सकता है कि विशेषज्ञों से यह निर्णय लिया जाए कि स्थिति कितनी गंभीर है, विशेषकर भाषा और धर्म जैसे बड़े सांस्कृतिक पहचान वाले विषयों पर। भागीदारी बहिष्करण को मापना। जब लोगों को उनकी जातीयता, भाषा या धर्म के कारण सामाजिक, आर्थिक और कुछ हद तक राजनीतिक चीजों से दूर रखा जाता है, तो हम मापने में बेहतर होते हैं। लेकिन अक्सर हम इस डेटा को विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के आधार पर विभाजित नहीं करते हैं। कुछ सर्वेक्षण धर्म, जातीयता और भाषा के बारे में पूछते हैं, और राष्ट्रीय जनगणना के बाद कुछ सर्वेक्षण इन सांस्कृतिक समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वे अधिक गहन और तुलनीय हो सकते हैं। लोगों को यह बताना महत्वपूर्ण है कि वे एक से अधिक समूह से संबंधित हैं। राजनीतिक बहिष्कार को मापना कठिन है। हमारे पास कुछ ठोस आंकड़े हैं, जैसे संसद में विभिन्न समूहों के कितने लोग हैं और कितने वोट करते हैं। लेकिन अन्य चीजें, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, आंदोलन और संगठन, अधिक पेचीदा हैं और अधिक व्यक्तिपरक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आगे क्या होगा? देश स्तर पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जिससे लोग इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझ सकें। इसका मतलब बेहतर ट्रैकिंग और डेटा एकत्र करना हो सकता है, जैसे जनगणना के बाद सर्वेक्षणों और सर्वेक्षणों में पहचान के बारे में पूछना जो विशिष्ट सांस्कृतिक समूहों को लक्षित करते हैं, साथ ही विशेषज्ञों की राय भी प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणी सांख्यिकी संगठन इस बड़े और जरूरी काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान ने संस्कृति को मापने पर पहले ही बहुत काम किया है। यह अग्रणी संगठन अधिक जानकारी एकत्र करने पर जोर दे सकता है, जैसे राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में सांस्कृतिक पहचान के बारे में प्रश्न शामिल करना, और इस डेटा को रखने का मुख्य स्थान हो सकता है। सांस्कृतिक और राजनीतिक बहिष्कार के अधिक व्यक्तिपरक हिस्सों के लिए देश स्तर पर इन जटिल मुद्दों से निपटने के लिए संपूर्ण तरीकों के साथ आने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समूह का नेतृत्व करना एक बड़ी मदद होगी। संस्कृति के बारे में आंकड़े एकत्र करने के साथ साथ सांस्कृतिक स्वतंत्रता सूचकांक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक की तरह इन उपायों को किसी सख्त ढांचे से बंधे रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे नीतियां बनाने के लिए उपयोगी होने चाहिए और मापने और तुलना करने में आसान होने चाहिए। भेदभावपूर्ण नीतियों और ऐतिहासिक रूप से विभिन्न सांस्कृतिक समूहों की कितनी अनदेखी की गई है जैसी चीजों को पकड़ना कठिन है। चुनौती सिर्फ संख्या के बारे में नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा के विपरीत, जहां कई देश समान मुद्दों से निपटते हैं, सांस्कृतिक बहिष्कार अधिक विविध है। जापान जैसे सांस्कृतिक रूप से समान स्थान की तुलना विविधतापूर्ण भारत से करना, या स्वशासन के लिए स्वदेशी समूहों की मांगों को प्रबंधित करने वाले लैटिन अमेरिका की तुलना में यूरोप आप्रवासन को कैसे संभालता है, यह सीधा नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट मुख्य रूप से 3 चीजों पर केंद्रित है: लोग कितने समय तक जीवित रहते हैं, वे कितने शिक्षित हैं, और उनका जीवन स्तर ज्यादातर आय और उसकी क्रय शक्ति से मापा जाता है। ये महत्वपूर्ण है,
लेकिन मानव विकास इन संकेतकों से कहीं अधिक व्यापक और जटिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव विकास सूचकांक (HDI) मददगार है, लेकिन इसमें सब कुछ शामिल नहीं है। इसमें आपके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने में सक्षम होने या आपके समुदाय में दूसरों द्वारा सम्मानित होने जैसी चीजें शामिल नहीं हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति धनवान, शिक्षित और स्वस्थ हो सकता है, लेकिन फिर भी उन निर्णयों में शामिल नहीं होता है जो उन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पहले की रिपोर्टों में इस बात की ओर इशारा किया गया था। 1991 और 1992 में मानव स्वतंत्रता सूचकांक और राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्हें बनाए रखना कठिन था क्योंकि ऐसी जटिल चीजों को मापना कठिन है। भले ही उन्हें मानव विकास सूचकांक में शामिल करना मुश्किल हो, फिर भी कई रिपोर्टें लोकतंत्र, राजनीतिक स्वतंत्रता, बहुसंस्कृतिवाद इत्यादि के बारे में बात करती हैं। HDI किसी देश में उपलब्धियों का औसत देता है, लेकिन श्रेणियों के भीतर अंतर नहीं दिखाता है। उदाहरण के लिए, समान औसत साक्षरता स्तर वाले दो देशों में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर हो सकता है। 1995 में शुरू किया गया लिंग संबंधित विकास सूचकांक (GDI) HDI के समान क्षेत्रों में उपलब्धियों को मापता है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताओं को दर्शाता है। यदि बुनियादी मानव विकास में पुरुषों और महिलाओं के बीच बड़ा अंतर है, तो किसी देश का GDI उसके HDI की तुलना में कम है। GDI और HDI मूल्यों के बीच सबसे बड़े अंतर वाले देश सऊदी अरब, ओमान, पाकिस्तान, यमन और भारत हैं। बड़ी GDP होने का मतलब यह नहीं है कि आप मानव विकास सूचकांक (HDI) पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। संपन्न होना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। कुछ देशों ने अपनी संपत्ति को निष्पक्ष रूप से साझा करने और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में सुधार के लिए कड़ी मेहनत की है। उदाहरण के लिए, बोलीविया, भले ही इसकी प्रति व्यक्ति GDP ग्वाटेमाला की तुलना में कम है, इसका HDI अधिक है क्योंकि इसने अपने पैसे को अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन स्थितियों में बदलने के लिए और अधिक प्रयास किए हैं। चिंतन और क्रिया 10.2। जैसा कि आपने देखा होगा कि HDI रैंकिंग में भारत उन कुछ अन्य देशों से काफी नीचे है जिनका GDP सूचकांक काफी कम है। इसका GDI लिंग विकास सूचकांक भी बहुत कम है। 1. दक्षिण एशिया के उन देशों की सूची बनाएं जिनकी GDP भारत से कम है लेकिन HDI में उनका स्थान भारत से ऊंचा है। 2. आपके अनुसार भारत में भारी लैंगिक असमानता के मुख्य कारण क्या हैं? 3. क्या आपको लगता है कि विकास के तत्व जैसे राजनीतिक भागीदारी और स्वतंत्रता जीवन प्रत्याशा और शिक्षा से अधिक या उतने ही महत्वपूर्ण हैं? अपने उत्तर के कारण बताएं। इस कार्य पर विचार करते समय सबसे पहले GDP, सकल घरेलू उत्पाद, और HDI, मानव विकास सूचकांक, की अवधारणाओं को समझना महत्वपूर्ण है। GDP एक विशिष्ट समय अवधि में, आम तौर पर सालाना, किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को मापता है। दूसरी ओर, HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है, जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के 4 स्तरों में रैंक करने के लिए किया जाता है। जबकि GDP पूरी तरह से आर्थिक उत्पादन पर केंद्रित है, HDI स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतकों सहित देश के समग्र विकास की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। GDP और HDI के बीच संबंधों की जांच करते समय यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि GDP किसी देश के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन यह एकमात्र निर्धारक नहीं है। किसी देश की GDP कम हो सकती है, लेकिन फिर भी वह HDI में उच्च स्थान पर है, अगर वह अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल,
शिक्षा और समग्र जीवन स्तर में सुधार के लिए अपने संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करता है। इसके विपरीत, उच्च सकल घरेलू उत्पाद वाला देश आवश्यक रूप से एचडीआई में उच्च स्थान पर नहीं हो सकता है यदि इसकी संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित है, जिससे इसकी आबादी के बीच स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण असमानताएं पैदा होती हैं। इस समझ को ध्यान में रखते हुए आइए दक्षिण एशिया के उन देशों की सूची देखें जिनकी जीडीपी भारत से कम है लेकिन एचडीआई में उच्च स्थान पर है। यह ध्यान देने योग्य है कि दक्षिण एशिया आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और शासन संरचनाओं के मामले में महत्वपूर्ण विविधता वाला क्षेत्र है। दक्षिण एशिया का प्रत्येक देश अपने विकास और अपने नागरिकों की भलाई में सुधार लाने के लिए अद्वितीय चुनौतियों और अवसरों का सामना करता है। श्रीलंका दक्षिण एशिया के एक ऐसे देश का प्रमुख उदाहरण है जिसकी जीडीपी भारत से कम है लेकिन एचडीआई में उसकी रैंकिंग ऊंची है। भारत की तुलना में अपनी छोटी अर्थव्यवस्था के बावजूद श्रीलंका ने मानव विकास, विशेषकर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। देश ने जीवन प्रत्याशा में सुधार, बाल मृत्यु दर को कम करने और अपनी आबादी के बीच साक्षरता दर बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचे के विकास में श्रीलंका के निवेश ने इसके सकल घरेलू उत्पाद आकार के सापेक्ष उच्च एचडीआई रैंकिंग में योगदान दिया है। मालदीव, भारत की तुलना में कम जीडीपी लेकिन उच्च एचडीआई रैंकिंग वाला दक्षिण एशिया का एक और देश मालदीव है। अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्था वाले एक द्वीपसमूह राष्ट्र के रूप में मालदीव ने अपनी आबादी की भलाई में सुधार के लिए सतत विकास और मानव पूंजी में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया है। विवेकपूर्ण आर्थिक नीतियों के साथ मिलकर देश के पर्यटन क्षेत्र ने इसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतकों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने में सक्षम बनाया है। पर्यावरणीय भेद्यता और भौगोलिक फैलाव जैसी चुनौतियों के बावजूद मालदीव अपने सकल घरेलू उत्पाद के आकार की तुलना में उच्च एचडीआई रैंकिंग बनाए रखने में कामयाब रहा है। भूटान सकल राष्ट्रीय खुशी जीएनएच के अपने अद्वितीय विकास दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, जो विशुद्ध रूप से आर्थिक विकास पर समग्र कल्याण और सतत विकास को प्राथमिकता देता है। अपनी मामूली जीडीपी के बावजूद भूटान ने सामाजिक कार्यक्रमों, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में भारी निवेश किया है, जिसने इसके आर्थिक आकार के सापेक्ष इसकी उच्च एचडीआई रैंकिंग में योगदान दिया है। पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण और न्यायसंगत सामाजिक-आर्थिक विकास पर देश के जोर ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है और भूटान को समग्र विकास के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित किया है। नेपाल दक्षिण एशिया के ऐसे देश का एक और उदाहरण है जिसकी जीडीपी भारत से कम है लेकिन एचडीआई रैंकिंग ऊंची है। राजनीतिक अस्थिरता, भौगोलिक बाधाओं और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद नेपाल ने अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और समग्र जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में देश के निवेश ने इसके सकल घरेलू उत्पाद के आकार के सापेक्ष उच्च एचडीआई रैंकिंग में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त नेपाल की समुदाय की मजबूत भावना और विपरीत परिस्थितियों में लचीलेपन ने इसकी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांग्लादेश, हालांकि बांग्लादेश की जीडीपी भारत से कम है, लेकिन यह एचडीआई में ऊंची रैंकिंग हासिल करने में कामयाब रहा है। बांग्लादेश ने हाल के दशकों में गरीबी कम करने, स्वास्थ्य सेवा में सुधार और शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश के मजबूत परिधान उद्योग, प्रेषण प्रवाह और माइक्रोफाइनेंस पहल ने इसके आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में योगदान दिया है। लैंगिक समानता, आपदा लचीलापन और समावेशी विकास पर बांग्लादेश के फोकस ने भारत की तुलना में
कम जीडीपी के बावजूद इसकी एचडीआई रैंकिंग को ऊपर उठाने में मदद की है। पाकिस्तान पाकिस्तान दक्षिण एशिया का एक और देश है जिसकी जीडीपी भारत से कम है लेकिन एचडीआई रैंकिंग ऊंची है। राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा चिंताओं और गरीबी जैसी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद पाकिस्तान ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और मानव विकास संकेतकों में सुधार करने में प्रगति की है। सामाजिक सुरक्षा जाल, स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और शिक्षा सुधार में देश के निवेश ने इसके सकल घरेलू उत्पाद आकार के सापेक्ष उच्च एचडीआई रैंकिंग में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान का जनसांख्यिकीय लाभांश और युवा आबादी भविष्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अवसर प्रस्तुत करती है। निष्कर्षतः श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित दक्षिण एशिया के कई देशों ने भारत की तुलना में कम जीडीपी होने के बावजूद एचडीआई में उच्च रैंकिंग हासिल की है। इन देशों ने मानव विकास को प्राथमिकता दी है, सामाजिक कार्यक्रमों में निवेश किया है और अपनी आबादी की भलाई में सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियां लागू की हैं। जबकि जीडीपी एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है, एचडीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतकों को शामिल करके देश के विकास का अधिक व्यापक माप प्रदान करता है। समावेशी विकास, समान विकास और टिकाऊ प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करके इन देशों ने प्रदर्शित किया है कि मानव विकास और कल्याण के लिए केवल आर्थिक समृद्धि ही पर्याप्त नहीं है। शीर्षक: भारत में लैंगिक असमानता की जटिलताओं को उजागर करना। परिचय: भारत के सामाजिक तानेबाने की रंगीन पच्चीकारी में लैंगिक असमानता का मुद्दा एक प्रमुख धब्बे के रूप में सामने आता है, जो सच्ची समानता की दिशा में देश की प्रगति पर छाया डालता है। विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद लिंग के बीच की खाई स्पष्ट रूप से व्यापक बनी हुई है, जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में गहराई तक व्याप्त है। इस चिंतनशील प्रवचन में हम इस गंभीर असंतुलन में योगदान देने वाले कारकों के जटिल जाल का विश्लेषण करने और सुधार के लिए संभावित रास्ते तलाशने की यात्रा पर निकल पड़े हैं। ऐतिहासिक संदर्भ: भारत में लैंगिक असमानता की समकालीन अभिव्यक्तियों को समझने के लिए इसकी ऐतिहासिक जड़ों में गहराई से जाना आवश्यक है। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य को सदियों पुराने पितृसत्तात्मक मानदंडों द्वारा आकार दिया गया है, जो धार्मिक ग्रंथों, प्रथागत प्रथाओं और औपनिवेशिक विरासतों के माध्यम से कायम है। सहस्राब्दियों से प्रचलित कठोर जाति व्यवस्था ने समाज को पदानुक्रमित संरचनाओं के आधार पर स्तरीकृत करके कुछ समूहों, विशेष रूप से महिलाओं को सत्ता और विशेषाधिकार के हाशिए पर धकेलकर लैंगिक असमानता को और बढ़ा दिया है। सांस्कृतिक संरचनाएं और सामाजिक मानदंड: लैंगिक असमानता को बनाए रखने के केंद्र में गहराई से निहित सांस्कृतिक संरचनाएं और सामाजिक मानदंड हैं, जो व्यक्तियों को उनके लिंग के आधार पर सौंपी गई भूमिकाओं और अपेक्षाओं को निर्धारित करते हैं। कम उम्र से ही बच्चों को इन पूर्व निर्धारित भूमिकाओं में समाजीकृत किया जाता है। लड़कों को ताकत, प्रभुत्व और मुखरता के गुणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि लड़कियों को विनम्र, पालन पोषण करने और आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार किया जाता है। यह स्पष्ट द्वंद्व पुरुष श्रेष्ठता और महिला अधीनता की धारणाओं को पुष्ट करता है, जिससे उत्पीड़न और हाशिए पर रहने का चक्र कायम रहता है। शैक्षिक असमानताएं: शिक्षा, जिसे अक्सर महान समानता कारक के रूप में जाना जाता है, विरोधाभासी रूप से भारत में लिंग असमानता के लिए प्रजनन भूमि के रूप में कार्य करती है। हालांकि लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने में प्रगति हुई है, लेकिन गुणवत्ता, प्रतिधारण दर और विषय विकल्पों के मामले में स्पष्ट असमानताएं बनी हुई हैं। शिक्षा प्रणाली के भीतर गहरी जड़ें जमा चुके पूर्वाग्रह, सामाजिक-आर्थिक बाधाओं और सांस्कृतिक बाधाओं के साथ मिलकर लड़कियों की शैक्षिक उपलब्धि में बाधा डालते हैं, जिससे कई लड़कियों को जीवन भर निरक्षरता और आर्थिक निर्भरता का सामना करना पड़ता है।
आर्थिक हाशियाकरण। आर्थिक सशक्तिकरण लैंगिक समानता की आधारशिला है। फिर भी भारत में महिलाओं को प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो कार्यबल में उनकी भागीदारी को सीमित करती हैं और उनकी आर्थिक स्वायत्तता में बाधा डालती हैं। वेतन अंतर, व्यावसायिक अलगाव और वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुंच आर्थिक असमानताओं को कायम रखती है, जिससे महिलाएं गरीबी और असुरक्षा के चक्र में फंस जाती हैं। इसके अलावा स्थापित पितृसत्तात्मक मानदंड अक्सर घर के भीतर महिलाओं की भूमिकाओं को निर्धारित करते हैं, उन्हें अवैतनिक देखभाल कार्य में धकेल देते हैं, जिससे उनका आर्थिक हाशिए पर जाना और भी बढ़ जाता है। राजनीतिक कम प्रतिनिधित्व। लैंगिक समानता की संवैधानिक गारंटी के बावजूद भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। शासन के सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर पितृसत्तात्मक शक्ति संरचनाएं हावी हैं, जबकि स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा जैसे विधायी उपाय लागू किए गए हैं, लेकिन व्याप्त स्त्रीद्वेष, चुनावी हिंसा और पारिवारिक दबाव महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकते हैं, उन्हें एजेंसी और प्रतिनिधित्व से वंचित करते हैं। हिंसा और भेदभाव। भारत में लैंगिक असमानता की सबसे भयावह अभिव्यक्तियों में से एक महिलाओं द्वारा दैनिक आधार पर सामना की जाने वाली व्यापक हिंसा और भेदभाव है। घरेलू दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न से लेकर दहेज संबंधी हिंसा और कन्या भ्रूण हत्या तक सभी सामाजिकार्थिक स्तर की महिलाएं पितृसत्तात्मक उत्पीड़न का खामियाजा भुगतती हैं। विधायी सुधारों और जागरूकता अभियानों में वृद्धि के बावजूद अपराधियों के लिए दंडमुक्ति बड़े पैमाने पर बनी हुई है, जिससे चुप्पी और मिलीभगत की संस्कृति कायम है। अंतर्विभागीयता और हाशियाकरण। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि भारत में लैंगिक असमानता जाति, वर्ग, धर्म और कामुकता सहित उत्पीड़न के विभिन्न अन्य रूपों के साथ जुड़ी हुई है, जो पहले से ही कमजोर आबादी को और अधिक हाशिए पर धकेल रही है। दलित महिलाओं, आदिवासी महिलाओं, LGBTQ+ व्यक्तियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को जटिल भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें लैंगिक समानता पर मुख्यधारा के प्रवचनों में दोगुना हाशिए पर और अक्सर अदृश्य बना दिया जाता है। चिंतन और कार्रवाई। भारत में लैंगिक असमानता की बहुमुखी प्रकृति पर विचार करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो प्रणालीगत परिवर्तन को बढ़ावा देते हुए मूल कारणों को संबोधित करे। शिक्षा लिंग मानदंडों को खत्म करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरती है, जो व्यापक सुधारों की मांग करती है, जो लिंग संवेदनशील पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण और सामुदायिक भागीदारी को प्राथमिकता देते हैं। महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने और लैंगिक धन अंतर को पाटने के लिए ऋण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसरों तक पहुंच सहित आर्थिक सशक्तिकरण पहल अनिवार्य है। राजनीतिक सशक्तिकरण हालांकि एक विकट चुनौती है। पितृसत्तात्मक सत्ता संरचनाओं को खत्म करने और महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व के लिए समावेशी स्थान बनाने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। चुनाव सुधार, राजनीतिक आरक्षण और जागरूकता अभियान लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने और अधिक प्रतिनिधि लोकतंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने, न्याय तक पहुंच बढ़ाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से कानूनी सुधार लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव से निपटने के लिए जरूरी है। इसके अलावा हाशिए पर रहने वाले समुदायों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए उत्पीड़न की अन्य धुरी के साथ लिंग के अंतर्संबंध को पहचानने वाले अंतर्संबंध दृष्टिकोण को बढ़ावा देना आवश्यक है। लैंगिक समानता के प्रयासों में समावेशिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए दलित महिलाओं, आदिवासी महिलाओं, LGBTQ+ व्यक्तियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की आवाज और अनुभवों को प्राथमिकता देने वाली पहल महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः भारत में लैंगिक असमानता की जटिलताओं को सुलझाने के लिए इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक आयामों की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है। आलोचनात्मक चिंतन में संलग्न होकर और निर्णायक कार्रवाई करके हम एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जहां हर व्यक्ति लिंग की परवाह किए बिना आगे बढ़ सकता है और अपनी वास्तविक क्षमता को पूरा कर सकता है। शीर्षक: विकास तत्वों की परस्पर क्रिया, एक व्यापक परीक्षा। विकास के क्षेत्र में विभिन्न तत्व आपस में जुड़कर समाज की दिशा तय करते हैं। राजनीतिक भागीदारी और स्वतंत्रता से लेकर जीवन प्रत्याशा और शिक्षा तक, प्रत्येक पहलू किसी राष्ट्र की समग्र भलाई और प्रगति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चिंतनशील प्रवचन में मैं जीवन प्रत्याशा और शिक्षा की तुलना में राजनीतिक भागीदारी और स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालता हूँ, सामाजिक उन्नति पर उनके अंतर संबंधों और संबंधित प्रभावों की खोज करता हूँ। राजनीतिक भागीदारी और स्वतंत्रता लोकतंत्र के मूलभूत स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं, समावेशी शासन और सामाजिक प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देते हैं। वे लोकतंत्र के सार का प्रतीक हैं, व्यक्तियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने, अपनी राय व्यक्त करने और अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं। संक्षेप में, राजनीतिक भागीदारी आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतीक है, जिसमें नागरिक अपने राष्ट्र की सामूहिक नियति को आकार देने में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं। इसके अलावा राजनीतिक भागीदारी नागरिक जिम्मेदारी और सामाजिक एकजुटता की भावना का पोषण करती है, जिससे सक्रिय नागरिकता की संस्कृति पैदा होती है। जब व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, तो उनमें सामाजिक मुद्दों और शासन तंत्र की गहरी समझ विकसित होती है। यह बदले में अधिक सूचित और संलग्न नागरिक वर्ग को विकसित करता है, जो सकारात्मक परिवर्तन लाने और सतत विकास को बढ़ावा देने में सक्षम है। इसी तरह, नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को शामिल करने वाली स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वायत्तता और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अपरिहार्य है। स्वतंत्रता व्यक्तियों को अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने, अपनी पहचान व्यक्त करने और समाज की सांस्कृतिक छवि में योगदान करने का अधिकार देती है। यह अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति उत्पीड़न या भेदभाव के डर के बिना रह सकें। इसके अलावा, स्वतंत्रता समाज की रचनात्मक क्षमता को उजागर करती है, नवाचार को बढ़ावा देती है और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देती है। जिन समाजों में स्वतंत्रता पनपती है, वहां व्यक्तियों द्वारा प्रयोग करने, मौजूदा मानदंडों को चुनौती देने और ज्ञान के सामूहिक पूल में नए विचारों का योगदान करने की अधिक संभावना होती है। यह गतिशील वातावरण न केवल वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देता है, बल्कि कलात्मक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक विविधता का भी पोषण करता है। दूसरी ओर, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा मानव विकास के आवश्यक आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समाज की समग्र भलाई और समृद्धि में योगदान करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच के माप के रूप में जीवन प्रत्याशा नागरिकों द्वारा आनंदित जीवन की गुणवत्ता को दर्शाती है। यह स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता सुविधाओं और पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समाज के सामूहिक प्रयासों का प्रतीक है, जिससे इसकी आबादी की दीर्घायु और जीवन शक्ति में वृद्धि होती है। शिक्षा, जिसे अक्सर विकास की आधारशिला माना जाता है, मानव क्षमता को खोलने और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने की कुंजी रखती है। यह व्यक्तियों को आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दक्षताओं से लैस करता है। शिक्षा केवल अकादमिक शिक्षा से परे है, जिसमें व्यक्तिगत पूर्ति और सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक नैतिक मूल्यों, महत्वपूर्ण सोच क्षमताओं और व्यावहारिक जीवन कौशल शामिल हैं। इसके अलावा, शिक्षा सामाजिक गतिशीलता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करती है, जो व्यक्तियों को सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को पार करने और उनकी आकांक्षाओं को साकार करने में सक्षम बनाती है।
यह हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाता है, उन्हें ऊपर की गतिशीलता और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अवसर प्रदान करता है। शिक्षा में निवेश करके समाज अपने भविष्य में निवेश करते हैं, सतत विकास और समावेशी विकास की नींव रखते हैं। जबकि तत्वों के दोनों सेट, राजनीतिक भागीदारी और स्वतंत्रता और जीवन प्रत्याशा और शिक्षा, विकास में योगदान करते हैं, सवाल उठता है, क्या वे समान रूप से महत्वपूर्ण हैं या क्या उनमें से एक को दूसरे पर प्राथमिकता दी जाती है? दार्शनिक दृष्टिकोण से उत्तर किसी के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है। कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि राजनीतिक भागीदारी और स्वतंत्रता एक जीवंत लोकतंत्र का आधार है, जो न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इन स्वतंत्रताओं के बिना समाजों में सत्तावाद की ओर बढ़ने, असहमति को दबाने और असमानता को कायम रखने का जोखिम है। इसके विपरीत अन्य लोग यह तर्क दे सकते हैं कि जीवन प्रत्याशा और शिक्षा अधिक मौलिक हैं, क्योंकि वे सीधे व्यक्तियों की भलाई और क्षमता को प्रभावित करते हैं। आखिरकार, यदि नागरिक बीमारी, कुपोषण और अकाल मृत्यु से त्रस्त है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या फायदा? इसी तरह, यदि व्यक्तियों के पास अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए एजेंसी का अभाव है, तो शिक्षा का क्या महत्व है? हालांकि वास्तविकता में ऐसे द्वंद्व कृत्रिम हैं, क्योंकि विकास के तत्व गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। राजनीतिक भागीदारी और स्वतंत्रता जीवन प्रत्याशा और शिक्षा से परस्पर भिन्न नहीं है, बल्कि वे समग्र विकास एजेंडे के पूरक घटक हैं। उदाहरण के लिए, राजनीतिक भागीदारी और शिक्षा के बीच संबंध पर विचार करें। शिक्षा नागरिक जुड़ाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, व्यक्तियों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाती है। एक अच्छी तरह से शिक्षित आबादी में राजनीतिक मुद्दों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने, सूचित बहस में शामिल होने और मतपेटी में तर्कसंगत निर्णय लेने की अधिक संभावना होती है। इसी तरह, शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना कि सभी व्यक्तियों को सीखने के अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त हो। ऐसे समाजों में जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शैक्षणिक स्वतंत्रता को बरकरार रखा जाता है, शिक्षक सेंसरशिप या वैचारिक बाधाओं के डर के बिना ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। यह नवाचार और बौद्धिक आदान प्रदान के लिए अनुकूल एक जीवंत बौद्धिक वातावरण को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, जीवन प्रत्याशा और राजनीतिक भागीदारी के बीच संबंध भी उतना ही गहरा है। एक स्वस्थ आबादी के राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि उन पर बीमारी या विकलांगता के दुर्बल प्रभावों का बोझ नहीं होता है। इसके विपरीत, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को प्राथमिकता देने वाली राजनीतिक प्रणालियां अपने नागरिकों के बीच दीर्घायु और कल्याण को बढ़ावा देने की अधिक संभावना रखती हैं। इसी तरह, शिक्षा स्वास्थ्य परिणामों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान और व्यवहार से लैस करती है। स्वास्थ्य साक्षरता और निवारक देखभाल को बढ़ावा देकर शिक्षा बीमारी के बोझ को कम कर सकती है और आबादी में जीवन प्रत्याशा बढ़ा सकती है। संक्षेप में, विकास के तत्व छुपी हुई संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि एक जटिल टेपेस्ट्री के परस्पर जुड़े हुए धागे हैं। वे सामाजिक प्रगति और मानव उत्कर्ष की रूपरेखा को आकार देते हुए बहुआयामी तरीकों से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और बातचीत करते हैं। इसलिए तत्वों के एक समूह को दूसरे पर प्राथमिकता देना गलत है, क्योंकि प्रत्येक तत्व विकास के व्यापक लक्ष्य में अनूठे तरीकों से योगदान देता है। इसके बजाय एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो राजनीतिक भागीदारी और स्वतंत्रता और जीवन प्रत्याशा और शिक्षा की अन्योन्याश्रयता को पहचानता है।
विकास रणनीतियों का लक्ष्य इन तत्वों को समन्वित करना, एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना होना चाहिए जहां व्यक्ति बौद्धिक, राजनीतिक और शारीरिक रूप से आगे बढ़ सकें। इसके अलावा उन प्रासंगिक बारीकियों को स्वीकार करना आवश्यक है जो विभिन्न समाजों में इन तत्वों के सापेक्ष महत्व को आकार देते हैं। जबकि अधिनायकवाद और राजनीतिक दमन द्वारा चिह्नित संदर्भों में राजनीतिक भागीदारी और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जा सकती है, गरीबी, बीमारी और सामाजिक आर्थिक असमानताओं से जूझ रहे समाजों में जीवन प्रत्याशा और शिक्षा अधिक महत्व ले सकती है। निष्कर्षतः विकास के तत्व राजनीतिक भागीदारी और स्वतंत्रता और जीवन प्रत्याशा और शिक्षा सामाजिक प्रगति के परस्पर जुड़े हुए आयाम हैं। प्रत्येक अपने आप में अपरिहार्य हैं। उन्हें अलग थलग करके देखने के बजाय हमें उनके अंतर संबंध को पहचानना चाहिए और एक ऐसा वातावरण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जहां सभी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें। मानव विकास रिपोर्ट लोगों की भलाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए पारंपरिक उपायों की तुलना में आर्थिक प्रगति पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। हालांकि इसके लिए इसकी प्रशंसा की जाती है, लेकिन यह उत्तम नहीं है। हम मुख्यतः समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसकी खामियों पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट, जो काफी हद तक अमर्त्य सेन और महबूबुल हक से प्रभावित थी, ने अर्थशास्त्र में क्षमताओं जैसी अवधारणाओं को पेश किया, जिसमें कल्याण के लिए लोगों की पसंद पर जोर दिया गया। इन विकल्पों में सशक्तिकरण, निष्पक्षता, स्थिरता, सामुदायिक सदस्यता और सुरक्षा शामिल हैं। रिपोर्ट का मुख्य माप एचडीआई देशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है, लेकिन एप्थोर्पे जैसे आलोचकों का तर्क है कि यह केवल जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय पर ध्यान केंद्रित करता है, लोगों की वास्तविक पसंद की उपेक्षा करता है। एप्थोर्पे व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य का आह्वान करते हुए रिपोर्ट को आकार देने में अर्थशास्त्रियों के प्रभुत्व की भी आलोचना करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि रिपोर्ट का मानवीय पहलू पर ध्यान सामाजिक संरचनाओं और संस्थानों जैसे गहरे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से ध्यान भटका सकता है। कई बार सार्वभौमिकरण और वैश्विक रुझान जैसी व्यापक श्रेणियां अपने भीतर अंतर नहीं दिखाती हैं, और कभी-कभी ये श्रेणियां समस्याग्रस्त हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जिसे एक समूह स्वतंत्रता के रूप में देखता है वह दूसरे को उत्पीड़न जैसा लग सकता है। उदाहरण के लिए घूंघट पहनने का विचार लें। कुछ महिलाओं को यह मुक्तिदायक लग सकता है क्योंकि इससे उन्हें पश्चिमी समाजों में महिलाओं के प्रति अत्यधिक कामुक व्यवहार से बचने में मदद मिलती है। मानवाधिकारों के बारे में बहस में कई आवाजों ने सार्वभौमिकरण के इस मुद्दे को उठाया है। उनका तर्क है कि ये व्यापक विचार हमेशा विभिन्न समुदायों और लोगों की वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मानव विकास दृष्टिकोण के आलोचकों का कहना है कि यह व्यक्तिगत अधिकारों और विकल्पों जैसे उदार विचारों पर बहुत अधिक केंद्रित है और अंतर्निहित मुद्दों पर गहराई से विचार नहीं करता है। आलोचकों का तर्क है कि इस्तेमाल किए गए शब्दों और श्रेणियों की समझ में कोई ठोस आधार नहीं है। अनन्या मुखर्जी रीड ने 2004 में मानव विकास रिपोर्ट और बहुसंस्कृतिवाद के लिए इसके समर्थन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हालांकि रिपोर्ट बहुसांस्कृतिक मुद्दों के लक्षणों को स्वीकार करती है, लेकिन यह इन समस्याओं का कारण बनने वाली गहरी संरचनाओं को नजरअंदाज कर देती है। रीड का सुझाव है कि अंतर्निहित कारणों को संबोधित किए बिना मुद्दों पर चर्चा करना अधूरा है। पक्षी पिंजरे के रूपक का उपयोग करते हुए वह बताती है कि अलग अलग तारों पर ध्यान केंद्रित करने से यह पता नहीं चलता है कि वे सामूहिक रूप से कारावास कैसे बनाते हैं। उनका तर्क है कि समस्या सिर्फ इस बात में नहीं है कि क्या छोड़ा गया है, बल्कि इस गलतफहमी में भी है कि एक समय में एक तार को हटाकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। वह न्याय के वितरणात्मक प्रतिमान के महत्व पर जोर देती है
और यंग को उद्धृत करते हुए बताती है कि कैसे केवल वितरण पर ध्यान केंद्रित करने से सामाजिक अंतःक्रियाओं को आकार देने वाले व्यापक संरचनात्मक और संस्थागत संदर्भ की अनदेखी होती है। वितरण पर यह ध्यान न्याय के उदार मॉडल के अनुरूप है, जो अक्सर संपत्ति, श्रम और सांस्कृतिक मानदंडों की मौजूदा प्रणालियों को मानता है। उदार वितरण मॉडल पर आधारित नीतिगत दृष्टिकोण का उद्देश्य संपत्ति के अधिकार, लिंग संबंध, श्रम विभाजन और सांस्कृतिक मानदंडों की वर्तमान संरचनाओं को बनाए रखते हुए राजनीतिक मांगों को संबोधित करना है। 10.8 निष्कर्ष। यह स्पष्ट है कि मानव विकास दृष्टिकोण पुराने विकास केंद्रित तरीकों से बेहतर है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य यह समझना है कि केवल आर्थिक विकास के बजाय लोग विकास का मुख्य फोकस है। इस इकाई में हमने पता लगाया कि बहस और नए विचारों के माध्यम से यह बदलाव कैसे आया। हमने मुख्य रूप से यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के संदर्भ में मानव विकास को समझने पर ध्यान केंद्रित किया है। ये रिपोर्ट इस दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कि स्वतंत्रता, आज़ादी और सांस्कृतिक अधिकारों जैसी चीजों को मापना कितना कठिन है, जबकि रिपोर्ट के पीछे की टीम ने नेक प्रयास किए हैं। मुख्य लक्ष्य वर्तमान आर्थिक प्रथाओं पर गहराई से सवाल उठाने के बजाय अर्थशास्त्र में अधिक मानवीय दृष्टिकोण लाना है। हमने रिपोर्टों के मूल्यांकन में इस पहलू पर चर्चा की।